मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बीजगणित का 11वां लेक्चर देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि। ठीक है, तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि सीखा गया है पिछले क्लास में, ठीक ना। अब देखिए ग्राफीय विधि वैसे समीकरण निकाय जिसका हल पूर्णांक होता है उसी में ग्राफीय विधि सुविधाजनक होती है। जैसे देखिएगा पूर्णांक जैसे पूर्णांक पूर्ण जोड़ अंक बराबर पूर्णांक, यानी पूरा अंक, भले वह प्लस में हो या माइनस हो या जीरो हो, ठीक ना। जैसे आपका -2, -1, 0, 1, 2, 3, यही सब पूर्णांक है। परिभाषा धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और शून्य को पूर्णांक कहते हैं, तो यही सब पूर्णांक है। तो वैसा समीकरण निकाय जिसका हल पूर्णांक में होता है उसी को हल करने के लिए ग्राफीय विधि सुविधाजनक होती है। लेकिन जिस समीकरण निकाय का हल मान लीजिए भिन्न में हो जाए, 1/19, 4/13 या रूट में हो जाए, वैसा समीकरण निकाय जिसका हल मान लीजिए भिन्न में हो जाए ऐसा, या रूट में हो जाए, परिमेय संख्या हो जाए, तो उसमें ग्राफीय विधि सुविधाजनक नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग बीजगणितीय विधि भी देखते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। चलिए तो लिख रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय इसको हम बीजीय भी कहते हैं, बीजगणितीय विधि। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसको हम बीजीय विधि भी कहते हैं, ठीक ना। तो पहले हम लिखते हैं कौन कौन विधि है। देखिएगा, पहला आपका है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि इसको हम कहते हैं कंपैरिजन मेथड। दूसरा आपका है प्रतिस्थापन विधि। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान दीजिएगा, पहला है तुलनात्मक विधि कंपैरिजन मेथड, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है आपका विलोपन या लुप्तीकरण विधि। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। चौथा है आपका वज्रगुणन विधि। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। इसको हम कहते हैं रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि यही 5 है, ठीक ना। पहला है आपका तुलनात्मक विधि कंपैरिजन मेथड,
दूसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है आपका विलोपन या लुप्तीकरण विधि एलिमिनेशन मेथड, चौथा है वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। ठीक ना। और इसमें से मुख्य रूप से आपके सिलेबस में यही 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और वज्र गुणन विधि, मुख्य रूप से यही है, लेकिन विधियां तो 5 है। तो चलिए कोई एक क्वेश्चन लेंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, कोई एक हम क्वेश्चन लेंगे और एक एक करके 5 विधियों को सीखते हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो गया 2x + 5y = 1, ax - 2y = 2। यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इसको हल करना है, अर्थात x y का मान निकालना है। ठीक ना। तो कोई एक क्वेश्चन लेंगे और बारी बारी से 5 विधियों को हम सीखेंगे। ठीक ना। और ध्यान रखिएगा, यहां से एग्जाम में 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, लिख देगा रैखिक समीकरण युग्म इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, लिखेगा रैखिक समीकरण युग्म इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो उस स्थिति में आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी अन्य विधियों का प्रयोग कीजिएगा तो गलत माना जाएगा। कभी कहता है रैखिक समीकरण युग्म इतना को वज्र गुणन विधि से हल करें, तो आप इसको वज्र गुणन विधि से ही हल कीजिएगा, अन्य विधि का प्रयोग कीजिएगा तो गलत माना जाएगा। ठीक ना। ऐसा एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो चलिए कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और बारी बारी से 5 विधियों को हम सीखते हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। इसे मिटा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हैं, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन लिया जाएगा और बारी बारी से 5 विधियों को देखा जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, ax - y = 1, हल करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, हल करना है। तो हम लोग बीजगणितीय विधि देखने जा रहे हैं। अभी हम लोग 5 विधि देखे हुए हैं और 5 विधियों को बारी बारी से इस क्वेश्चन पे सीखना है। ठीक ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं और 5 विधियों को बारी बारी से सीख रहे हैं, तो इसको उतारिएगा। चलिए अब हम हेडिंग दे रहे हैं। पहला विधि आपका क्या है? तुलनात्मक विधि। पहला है आपका तुलनात्मक विधि, पहला तुलनात्मक विधि है। क्वेश्चन आपका क्या है? 3x + 4y = 10, ax - y = 1। क्वेश्चन आपका इतना ही है, ध्यान दीजिएगा। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक ना। चलिए अब देखिए तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं। समीकरण 1 से पहले सुन लीजिए थोड़ा सा। तुलनात्मक विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से आप किसी भी एक चर का मान निकाल लीजिए दूसरे के पदों में। जैसा कि समीकरण 1 से आप x का मान निकाल लीजिए, y के पदों में निकलेगा। समीकरण 2 से भी आप x का मान निकाल लीजिए और इन दोनों मानों को तुलना करते हुए आपस में बराबर कर दीजिए, तो एक चर में एक घातीय समीकरण प्राप्त होगा और उसका मान निकल जाएगा। और उसके मान को हम किसी भी समीकरण में पुट करेंगे तो दूसरे चर का भी मान निकल जाएगा। चलिए इसके अनुप्रयोग को हम देख रहे हैं। समीकरण 1 से 3x + 4y = 10 है ना आपका। चलिए यहाँ से हम x का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ से x का मान निकालना है तो x वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करेंगे ना। देखिएगा तो 4y प्लस में उधर जाएगा माइनस में। चलिए 3 गुणा में है, x के साथ 3 गुणा के रूप में है। 3 × x तब ना 3x हुआ है। तो चलिए x के साथ 3 गुणा के रूप में है, उधर जाएगा भाग में। तो x = 10 - 4y / 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। यहाँ 1 2 मान चुके हैं तो अब समीकरण 3 है ना मानेंगे। चलिए समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, 2 से भी हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से
ax माइनस वाई बराबर 1 है। यहाँ से भी हम x का मान निकालेंगे तो ax बराबर 1 प्लस वाई, वाई माइनस में बराबर को उधर जाएगा प्लस में, पक्षांतर करते हैं चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना। अब ये समीकरण 3 है, यहाँ पे क्या मानेंगे समीकरण 4। ध्यान दीजिएगा आप लोग, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, यह मान y के पदों में आया, इसको समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला, इसको हमने समीकरण 4 मान लिया। यानी समीकरण 1 से हम x का मान निकाले हैं, 2 से भी हम x का मान निकाले हैं। अब यहाँ पे तुलना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यह जो मान है x का मान है ना समीकरण 1 से, यह आपका x का मान है समीकरण 1 से, और यह भी आपका x का मान है समीकरण 2 से। यहाँ तुलना कर रहे हैं, समीकरण 3 और 4 से हम तुलना कर रहे हैं कि यह भी x का मान है समीकरण 1 से और यह भी x का मान है, अतः दोनों आपस में बराबर होगा। हम तुलना कर रहे हैं, इसलिए इस विधि का नाम क्या होता है, तुलनात्मक विधि। तो करना क्या है जी, समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए, तो 2 से भी x का मान निकाल लीजिए और दोनों मान को तुलना करते हुए आपस में बराबर कर लीजिए। या आप समीकरण 1 से y का मान निकाल लीजिए, तो 2 से भी y का मान निकालना पड़ेगा और फिर तुलना करेंगे तो एक चर में एक घातीय समीकरण प्राप्त होगा, उसका मान निकल जाएगा और उसके मान को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो दूसरे चर का भी मान निकलेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो 1 से हमने x का मान निकाले जो भी आया समीकरण 3, 2 से भी हम x का मान निकाले जो भी आया समीकरण 4। चूंकि यह x का मान है और यह भी x का मान है, अतः दोनों आपस में बराबर होगा। तुलना कर रहे हैं, इसलिए इस विधि का तो नाम होता है तुलनात्मक विधि। चलिए या ऐसे समझिए, समीकरण 3 है 4 है, 3 और 4 का जब बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। चलिए तो इतना बराबर इतना होगा ना, 10 माइनस 4y बटा 3 बराबर 1 प्लस y होगा। अब यहाँ सुविधा के लिए बट्टा के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, नहीं हो लिखेंगे फिर भी कोई बात नहीं। चलिए अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ठीक है। 3 का गुणा दोनों के साथ करेंगे बराबर, फिर इतना का गुणा 1 के साथ करेंगे, ठीक है। तो 3 एकम आपका हो जाएगा 3 प्लस 3 गुणे y हो जाएगा आपका 3y बराबर इतना एकम इतना ही होगा ना, इतना एकम इतना ही होगा आपका, तो 10 माइनस 4y। चलिए ऊपर लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखिए एक चर में घातीय समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहाँ से y का मान निकलेगा और y के मान को आप 3 में या 4 में रख दीजिएगा तो x का भी मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 3y, y 4y माइनस में है, बराबर किधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, ठीक ना। प्लस 4y बराबर 10 है, 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 10 माइनस 3y प्लस 4y आपका 7y होगा ना, 7y और 10 में से 3 घटा जी 7, तो y बराबर 7 गुणा में उधर जाएगा भाग में अर्थात बट्टा में हो जाएगा, तो 7 बटा 7 क्या आ गया 1, y का मान आ गया 1। अब y के मान को या तो आप समीकरण 3 में रखिए या आप समीकरण 4 में रखिए, x का भी मान निकल जाएगा। लेकिन वैल्यू पुट करते समय थोड़ा सा चालाकी बरतते हैं कि कहाँ पुट करें कि कैलकुलेशन भी कम करना पड़े और सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो देखिए 3 की तुलना में 4 वाला समीकरण तो बड़ी छोटा है, तो y का मान कहाँ रखना बेहतर होगा, समीकरण 4 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है वो आपका ax बराबर 1 प्लस y, ax बराबर 1 प्लस y, 1 प्लस y का मान कितना निकाले हैं 1, y का मान 1 निकाले हैं तो y के जगह में रखिए 1, तो x का मान क्या आ गया 2, तो x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। लास्ट में एक जगह आंसर लिख दीजिए, x बराबर 2 और y बराबर आपका 1, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, समीकरण 1 से x का मान निकाले, समीकरण 3 मान लिए क्योंकि 1 2 यहाँ मान चुके हैं। समीकरण 2 से हम x का मान निकाले, समीकरण 4 मान लिए।
यदि 1 से आप x का मान निकाल रहे हैं तो 2 से भी आपको x का मान निकालना पड़ेगा। और इन दोनों मानों को तुलना करते हुए हम बराबर कर लिए। कैसे तुलना किए? यह भी x का मान है और यह भी x का मान है, अतः दोनों आपस में बराबर होगा। हमने बराबर किया तो एक चर में अर्थात y में एक घातीय समीकरण प्राप्त हुआ, y का मान निकल गया और y के मान को आप किसी भी समीकरण में रखिएगा तो x का भी मान मिल गया। नहीं तो इस प्रकार मेरा सॉल्यूशन मिल गया, x का मान 2 और y का मान 1। यदि समीकरण 1 से आप y का मान निकालते तो 2 से भी आपको y का ही मान निकालना पड़ता, तब तुलना करते हम लोग, ठीक ना। तो हमें उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरी विधि को देखते हैं। आपका दूसरा विधि क्या है जी? प्रतिस्थापन विधि। चलिए तो दूसरा विधि है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप उतार भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए मिटा रहे हैं। अब दूसरा विधि है आपका प्रतिस्थापन विधि। पहले समझिएगा प्रतिस्थापन विधि। यदि समीकरण 1 से हम x का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में x के जगह में ले जाके रखेंगे, ठीक है। यदि समीकरण 1 से हम y का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में y के स्थान में ले जाके हम रखेंगे, ठीक ना। यदि समीकरण 2 से आप x का मान निकाल रहे हैं, 2 से आप x का मान निकाल रहे हैं तो 1 में ले जाके x के जगह में रखिएगा, ठीक ना। यदि आप समीकरण 2 से y का मान निकाल रहे हैं तो 1 में ले जाके y के स्थान में रखेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं या समीकरण 2 से ही हम x का मान निकाल ले रहे हैं। देखिए समीकरण 2 मेरा बड़ी छोटा है, चलिए यही से हम x का मान निकाल ले रहे हैं, ठीक ना। समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा x माइनस वाई बराबर क्या है? 1 है। यहाँ से हम x का मान निकाल रहे हैं तो x बराबर 1 प्लस वाई हो जाएगा ना। y माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में। अब समीकरण 1 2 माने हैं, यहाँ इसको क्या मानेंगे? समीकरण 3। देखिएगा समीकरण 2 से हम x का मान निकाले हैं ना, तो समीकरण 1 में x के जगह में ले जाके पुट करेंगे, ठीक ना। चलिए अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को उतारिए। 3x प्लस 4y बराबर 10। कोई दिक्कत? चलिए 3 और x का मान कितना निकाले हैं जी? 1 प्लस वाई, तो x के जगह में रखिए 1 प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा आप प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पे देखिएगा एक चीज, समीकरण 2 से हम x का मान निकाले हैं तो समीकरण 1 में x के जगह में ले जाके पुट करेंगे। यदि 2 से y का मान निकाले होते तो 1 में ले जाके y के स्थान में रखते। यदि हम समीकरण 1 से x का मान निकाले होते तो समीकरण 2 में जाके हम x के जगह में रखते, ठीक ना। तो चलिए समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला, इतना आया। समीकरण 3 मान लिया हमने। अब 2 से निकाले हैं x का मान तो 1 में ले जाके रखेंगे ना। अब समीकरण 1 से तो 1 वाले को उतारे। ध्यान दीजिएगा 3 ज्यों का त्यों, और x का मान क्या है? 1 प्लस वाई। x का मान 1 प्लस वाई है ना समीकरण 3 में। अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है? 1 प्लस वाई से हम x को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है हटाना, ठीक है। 1 प्लस वाई से हम x को विस्थापित कर रहे हैं, 1 प्लस वाई से हम x को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अतः इस विधि का नाम क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। यहाँ पे हम 1 प्लस वाई से x को प्रतिस्थापित कर रहे हैं ना, 1 प्लस वाई से x को हम हटा रहे हैं ना। अतः इस विधि का नाम क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि आप केमिस्ट्री वगैरह में ही पढ़ते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, या उसी को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, नहीं तो वही चीज़ है। चलिए अब गुणा करते हैं। 3 एकम आपका 3 होगा, प्लस 3 गुणे वाई 3y होगा, प्लस 4y बराबर 10। देखिए यहाँ पे एक चर में एक घातीय समीकरण प्राप्त हो गया। चर क्या है? y है। अब यहाँ से y का मान निकलने जा रहा है, और जब y का मान निकल जाएगा तो उस मान को हम यहाँ पे रख देंगे समीकरण 3 में, तो मेरा x का भी मान निकल जाएगा, नहीं। चलिए तो 3y प्लस 4y आपका 7y, चर एक तरफ करेंगे और चर एक तरफ करेंगे। 10 3 प्लस में उधर जाएगा जी माइनस में, तो
तो 7y बराबर क्या आ गया जी 7। तो y बराबर 7/7 आपका कटा कितना हो गया 1। y का मान कितना मिल गया 1। अब y के मान को समीकरण 3 में रख दीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा जी x का। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहाँ रख रहा है समीकरण 3 में, तो 3 क्या है जी x बराबर 1 प्लस वाई, x बराबर 1 प्लस वाई, 1 प्लस और y का मान कितना है हो y का मान निकला है 1, तो y के जगह में रखेंगे 1 और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो इसलिए x का मान 2 मिला और y का मान क्या मिला 1। यही आपका आंसर हो गया। x का मान यहाँ पे 2 पाए हैं ना, और y का मान यहाँ पे 1 पाए हैं। तो यही आपका है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, फिर उस बात को हम रिपीट कर रहे हैं। एक छोटा सा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दे देता है और कहता है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, या कहेगा इसे वज्रगुणन विधि से हल करें। 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जिस विधि से कहेगा उसी विधि से आपको हल करना होगा। ठीक ना, तो यह आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक ना, चलिए तो मिटा रहे हैं। अब मेरा तीसरा विधि क्या है जी विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। चलिए तो तीसरा विधि है मेरा विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि तीसरा विधि यही है। चलिए इसे मिटा रहे हैं। थोड़ा ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए अब बनाना है हमको रैखिक समीकरण युग्म का हल करना है लुप्तीकरण विधि से, विलोपन विधि से। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो लुप्तीकरण विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक चर को लुप्त करते हैं। ठीक है, लुप्त कैसे होगा, जब किसी भी एक चर को काट देंगे। ठीक ना, तो लुप्तीकरण विधि में हम किसी भी एक चर को लुप्त करते हैं, अर्थात किसी भी एक चर को काटते हैं। और कटेगा कब जी, जब दोनों समीकरण से मान लीजिए x वाले को काटना है, x वाले को लुप्त करना है, तो x वाला कब कटेगा, जब दोनों समीकरणों में मान बराबर हो। मान बराबर होगा तो जोड़ने या घटाने पर कट जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए हम y वाले को लुप्त करना चाह रहे हैं, y वाले को काटना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले दोनों समीकरणों में y वाले मान को बराबर करना होगा। यदि वे पहले से बराबर नहीं है तो, आज जब बराबर हो जाएंगे तो जोड़ने या घटाने पर कट जाएंगे। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा। लुप्तीकरण विधि में हम किसी भी एक चर को लुप्त करते हैं, किसी भी एक चर को काटते हैं। और कब कटेगा जी, जब दोनों समीकरणों में मान बराबर हो। मान बराबर होगा तो जोड़ने या घटाने पर कट जाएगा। ठीक ना, तो चलिए हम सोच रहे हैं कि x वाले को काट दें। ध्यान दीजिएगा, तो पहला समीकरण में 3x है ना, और दूसरा का समीकरण में x है। हम सोच रहे हैं कि x वाले को काट दें, x वाले को लुप्त कर दें। ठीक ना, तो पहले का समीकरण में 3x है और दूसरा का समीकरण में x है। मान बराबर तो नहीं है ना, तो दोनों समीकरणों में पहले x के गुणांक को बराबर करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। अभी हमने केवल x वाले को उतारा है। चलिए, तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, अर्थात 1x है। यहाँ पे एक छिपा है ना जी, तो दोनों समीकरणों में x के गुणांक को बराबर करना होगा। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, तो यदि इसके 3 से हम समीकरण 2 में गुणा कर दें तो 3 गुणे x, ये अभी मेरा 3x हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, इसके 3 से समीकरण 2 में गुणा कर दें तो 3 गुणे x, यह मेरा 3x हो जाएगा ना। यह चीज मेरा 3x हो जाएगा। तो यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x बराबर हो गया, और जब बराबर हो जाएगा तो जोड़ने या घटाने पर कट जाएगा। ठीक ना, चलिए यदि आप सोचें कि y वाले को हम काटें तो दोनों समीकरणों में y वाले मान को बराबर करना होगा। यदि वह पहले से बराबर नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4y है और यहाँ पे क्या है जी y है, या माइनस में है। अभी हम चिन्ह पे विचार नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, इसके 4 से समीकरण 2 में गुणा करना होगा, तब ना 4 गुणे वाई आपका यह 4y, यह भी 4y हो गया। तो यहाँ भी 4y, यहाँ भी 4y, ठीक ना। चलिए अब काम करते हैं। लेकिन एक चीज देखिएगा, यदि हम x वाले को बराबर कर रहे हैं तो इसके आगे भी प्लस छिपा है, इसके आगे भी प्लस छिपा है। काटने के लिए एक को प्लस होना पड़ेगा, दूसरे को माइनस, तो हमको घटाना पड़ेगा। घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह क्या होता है जी, बदल जाता है। प्लस छिपा है माइनस हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। यानी x वाले को काटना हो तो हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस से चिन्ह में है। कब कटता है, जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो चिन्ह को बदलने के लिए हम घटाते हैं, ठीक ना। लेकिन यदि y वाले को बराबर करें, y वाले को काटना चाहें, तो पहले ही से यहाँ पे y वाला प्लस में है, यहाँ पे y वाला माइनस में है, जोड़ने ही पे कट जाएगा, ठीक ना। तो कैलकुलेशन में हमेशा चालाकी बरतिए कि कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े और सोल्यूशन भी मिल जाए। तो यदि x वाले को हम काटना चाह रहे हैं तो घटाना पड़ेगा। घटाते हैं तो नीचे पूरा चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। लेकिन यदि y वाले को हम बराबर करके काट रहे हैं तो यहाँ पे पहले ही से y वाला प्लस है और यह y वाला माइनस है, जोड़ने ही पे कट जाएगा। नहीं, घटाने का एक छोटा सा वर्क है, वह मेरा नहीं बढ़ेगा। तो चलिए y वाले को ही हम काट रहे हैं, y वाले को ही बराबर कर रहे हैं। ऐसे करने के लिए किसी को भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो लुप्तीकरण विधि में किसी एक चर को लुप्त करना है, काटना है। चलिए हम y वाले को काट रहे हैं, तो कब कटेगा, जब दोनों समीकरणों में मान बराबर हो, ठीक ना। तो यहाँ पे y का गुणांक 4 है और यहाँ पे y का गुणांक आपका माइनस y है, तो माइनस 1 छिपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यदि इसके 4 से हम इसमें गुणा कर दें तो 4 गुणे y, यह भी 4y हो जाएगा ना। और जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ प्लस है, माइनस है, जोड़ने ही में कट जाएगा, ठीक ना। चलिए, समीकरण 1 और 2 से, चलिए तो समीकरण 1 को ज्यों का त्यों उतारिए। 3x + 4y = 10। अब 4 का गुणा सबके साथे होगा, ठीक ना। 4 गुणे x आपका 4x माइनस 4 गुणे y आपका 4y बराबर 4 एकम 4। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ रहा है। अब देखिए 4y यहाँ प्लस में, 4y यहाँ माइनस में, जोड़ने ही में कट जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। यदि यह दोनों माइनसे में होता तो घटाना पड़ता, यहाँ पे लिखते घटाने पर, चूंकि घटाते तो ये अभी माइनस में, यह अभी माइनस में, तो ये प्लस हो जाता, माइनस वाला प्लस हो जाता नहीं। चलिए, तो 4y यहाँ प्लस में, 4y माइनस में, जोड़ने पर कट जाएगा। तो 3x में 4x जोड़िएगा जी 7x, 4y + 4y माइनस कट गया, 10 और 4 जी 14। देखिए अब एक चर में एक घातीय समीकरण मिल गया। अब यहाँ से x का मान निकलने जा रहा है, 7 गुणा में उधर जाएगा भाग में अर्थात बट्टा में। तो x का मान क्या आ गया जी 2, x का मान 2 आ गया ना। अब x के मान को समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में, y का ही मान निकल जाएगा। लेकिन मान रखते समय भी हम चालाकी बरतते हैं कि कैलकुलेशन भी कम करें और सोल्यूशन भी मिल जाए। तो देखिए समीकरण 1 थोड़ा सा बड़ा समीकरण है ना, एक बड़ी छोटहन, सॉरी एक बड़ा समीकरण है और 2 बड़ा छोटहन समीकरण है। तो x का मान 2 में रखना ज़्यादा आसान होगा, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, आसानी से मान मिल जाएगा, ठीक ना। तो x का मान कहाँ रख लेंगे, समीकरण 2 में। ऐसे आप 1 में भी रखिएगा फिर भी मान मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 वाले को उतारिए, x - y = 1 है ना। अब x का मान तो हमको 2 मिल गया है, तो x के जगह में 2 रखेंगे, -y = 1। चलिए, एक प्लस में इधर आएगा माइनस में। अब यहाँ पे y का मान निकालना है, y चर है, तो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो एक प्लस में इधर आएगा हो माइनस में, और y माइनस में उधर जाएगा प्लस में, नहीं। तो 2 में से 1 घटा 1 = y। तो y का मान क्या मिल गया 1, और यहाँ पे x का मान क्या मिल गया है 2 मिल गया है ना। चलिए, तो इसलिए x = 2 और y = 1।
ये आपका आंसर हो गया। हमें उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा, आप इसे उतार सकते हैं। चलिए अब इसके बाद चौथा विधि है वज्र गुणन विधि, ठीक ना। चौथा विधि हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा विधि आपका वज्र गुणन विधि है, ध्यान देते चलिएगा। चौथा विधि आपका वज्र गुणन विधि है, वज्र गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो यह जान लीजिए, हमने पहला विधि देखा तुलनात्मक विधि, दूसरा विधि हमने देखा प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा विधि हमने देखा लुप्तीकरण विधि, ठीक है। तो तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि या लुप्तीकरण विधि उस समीकरण निकाय का हल करने के लिए प्रभावी होता है जिस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। यानी वैसा समीकरण निकाय जिसका हल अद्वितीय होता है, जिसका केवल एक हल होता है, वहाँ पे तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि और लुप्तीकरण विधि ज़्यादा प्रभावी होता है। लेकिन वज्र गुणन विधि द्वारा हम वैसे समीकरण निकाय का भी हल ज्ञात कर सकते हैं जिसका केवल एक हल हो या जिसका अनंत हल हो, ठीक ना। यह विधि यह भी बताती है कि किस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। पुनः एक बार और ध्यान दीजिएगा, तुलनात्मक विधि जो है या प्रतिस्थापन विधि है या लुप्तीकरण विधि है, वैसे समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए प्रभावी होता है जिसका केवल एक हल होता है, यानी जिसका हल अद्वितीय होता है। लेकिन आपका जो वज्र गुणन विधि है वैसे समीकरण निकाय का भी हल ज्ञात कर देता है जिसका हल या तो अनंत हल हो या केवल एक हल हो। यह वैसे भी स्थिति को बताता है कि किस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए, यह विधि आपका अधिक सुगम विधि है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो थोड़ा सा इस विधि का प्रयोग करने से पहले, इस विधि से क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा 2 लाइन थ्योरी के रूप में हम लिख रहे हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए a1x प्लस b1y, चलिए दूर दूर लिखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह क्या है हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। एक बात और, जब भी इस विधि का हम प्रयोग करेंगे ना, तो दाएं पक्ष को शून्य बना लेते हैं, ठीक ना। यानी x वाला पद, y वाला पद और अचर पद सबको एक साइड में लिखते हैं, दाएं पक्ष को हम शून्य बना लेते हैं, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, तो यह क्या लिखे हैं जी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। पिछले क्लास में आपको बताया गया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। a1 0 नहीं हो सकता है, b1 0 नहीं हो सकता है, a2 0 नहीं हो सकता है, b2 0 नहीं हो सकता है, बताया गया है आपको, ध्यान दीजिएगा। अब कैसे इस विधि का प्रयोग करते हैं उसको हम बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ax बटा, ठीक ना, ax बटा लिखेंगे तो x वाले को ढक लेंगे। अब यहां से गुणा करना शुरू करेंगे हम, ठीक ना। b1 गुणे c2, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, b1 गुणे c2, x बटा तो x वाले को ढक लिए, यहां से गुणा करना शुरू करेंगे, b1 गुणे c2 b1 c2 माइनस c1 गुणे b2 c1 b2 c1 b2। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा, ax बटे तो x वाले को ढक लिए। अब यहां से गुणा करना शुरू करेंगे, b1 c2, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, b1 c2 माइनस c1 b2 ऐसे गुणा करते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। हाँ देखिएगा, चलिए x बटा तो x वाले को ढक लिए, फर्स्ट टाइम गुणा यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। b1 c2 माइनस c1 b2, कोई दिक्कत,
फर्स्ट टाइम कहाँ से गुणा शुरू किए, b1 से, उसके बाद हम गुणा कहाँ शुरू करेंगे, c1 से, और उसके बाद हम फिर कहाँ शुरू में आ जाएंगे, a1 से गुणा करेंगे, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देते रहिएगा। x बटे तो x वाले को ढक लिए, b1 c2 माइनस c1 b2, कोई दिक्कत, b1 से गुणा करना शुरू किए हैं, उसके बाद हम c1 से गुणा करना शुरू करेंगे, उसके बाद हम शुरू में आ जाएंगे, a1 से गुणा करेंगे, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए इस चीज को हम मिटाते हैं। देखिए ax बटे x वाले को ढक लिए, तो b1 c2 माइनस c1 b2, कोई दिक्कत, बराबर y बटे तो y वाले को ढकिए, y वाले को हमने ढक लिया, कहाँ से गुणा करना शुरू करेंगे वो, c1 से, तो c1 a2 तिरछा तिरछी गुणा, c1 a2 माइनस a1 c2 होगा ना, c1 a2 माइनस c1 गुणे a2, c1 a2 माइनस a1 c2, कोई दिक्कत, बराबर 1 बटे अचर राशि को ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे। अब कहाँ से गुणा करना शुरू करेंगे जी, a1 से, तो a1 b2 तिरछा तिरछी गुणा, a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2, कोई दिक्कत। एक बार ध्यान दे लीजिए, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखे हुए हैं। वज्र गुणन विधि का प्रयोग कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा ये थ्योरी हम बता रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो भी आया है, हालांकि इसका प्रूफ भी है, ठीक है, इसका प्रूफ भी है कैसे इतना आता है, लेकिन उसको हम नहीं देखते हुए डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए ax बटे तो x वाले को ढक लीजिए, यहाँ से गुणा करना शुरू करेंगे, पहले b1 से शुरू करेंगे, उसके बाद c1 से, और उसके बाद फिर हम शुरू में आ जाएंगे, a1 से शुरू करेंगे, ठीक ना। तो x बटे x वाले को ढकिए, b1 c2 माइनस c1 b2, कोई दिक्कत, बराबर y बटे y वाले को ढकिए। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, c1 a2 तिरछा तिरछी गुणा, c1 a2 माइनस a1 c2 है ना, c1 a2 माइनस a1 c2, बराबर 1 बटे अचर राशि को ढक लीजिए, c1 c2 अचर पद होता है ना। अब a1 से गुणा करना है, a1 b2 माइनस b1 a2, कोई दिक्कत, यही चीज है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बार इसको और इसको लीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, पुनः इसको और इसको लीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा। इन दोनों को हम नहीं लेंगे, इन दोनों को लेंगे तो दो चर मेरा बचा रह जाएगा, x भी चर रहेगा समीकरण में, y भी चर रहेगा, तो मान नहीं ना निकलेगा। और तो हम एक बार इसको और इसको लेंगे तो x का मान पाएंगे, फिर इसको और इसको लेंगे तो y का मान पाएंगे, ठीक है। यह हमने बताया कि वज्र गुणन विधि का हम अनुप्रयोग क्वेश्चन पे कैसे करेंगे, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, इसे आप उतार लीजिएगा। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन था 3x प्लस 4y बराबर 10, ही ना था। तो अभी हमने बताया इस विधि का प्रयोग करते समय हम RHS को दाएं पक्ष को शून्य बना लेते हैं। तो दाएं पक्ष में क्या है जी, ये बायां पक्ष है और बराबर के उधर वाला दायां पक्ष है। तो दाएं पक्ष में 10 है, प्लस 10 है, इसको इधर लाइएगा, -10 उधर कुछ नहीं बचा तो 0 नहीं। दूसरा समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर 1 था। इस विधि का प्रयोग करते समय क्या करना है, दाएं पक्ष को शून्य बनाना है। तो दाएं पक्ष में 1 है, प्लस 1 है, इधर आएगा -1, उधर कुछ नहीं बचेगा तो उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 नहीं। अब उस क्वेश्चन को हम समीकरण को इस रूप में लिखेंगे, यानी दाएं पक्ष को क्या बना लिए, शून्य। चलिए तो 3x उसके बाद क्या है प्लस 4y -10 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। उसके बाद क्या है x माइनस वाई -1 बराबर 0, यह समीकरण क्या है 2 है नहीं। यहाँ पे देखिए x का गुणांक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो x का गुणांक क्या है 1 छिपा है नहीं। थोड़ा देर के लिए हम लिख रहे हैं ताकि आपको बताते समय दिक्कत ना हो। y का गुणांक यहाँ भी क्या छिपा है जी, 1 छिपा है ना। जैसे x के बदले आप 1 गुणे x तो लिख सकते हैं ना, गुणा कीजिएगा x से कम फिर x से हो जाएगा नहीं। चलिए
अब इस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ax बटे x वाले को ढकेंगे, ढक लिए। कहाँ से गुणा करना शुरू करेंगे वो, यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से गुणा करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से गुणा करते हैं, नहीं, ये क्रम से चलते हैं। तो x बटे x वाले को ढक लिए। चलिए, तो 4 गुणे -1, 4 गुणे -1 माइनस, आई माइनस तो फार्मूला से ही है, ठीक है। 4 गुणे -1 माइनस -10 गुणे -1, -10 गुणे -1, -10 गुणे -1, ठीक है। फिर से देखिए, x बटे तो x वाले को ढकिए। 4 गुणे -1, तिरछा तिरछी गुणा, 4 गुणे -1 माइनस, है तो माइनस आपका फार्मूला से है जी। 4 गुणे -1 माइनस -10 गुणे -1 लिखे है ना, ठीक। चलिए इसको मिटा रहे हैं। बराबर y बटे तो y वाले को ढकिए, ढक लिए हम। अब यहाँ से गुणा करना शुरू करेंगे जी, यहाँ से, यहाँ से। तब -10 गुणे 1, -10 गुणे 1 माइनस 3 गुणे -1, ठीक ना। -10 गुणे 1, -10 गुणे 1 माइनस -10 गुणे 1 माइनस 3 गुणे -1 बराबर 1 बटे अचर राशि को ढकेंगे अब, ठीक ना। 1 बटे अचर राशि को ढक लिए। अब इस बार कहाँ शुरू करेंगे जी, यहाँ से 3 से शुरू करेंगे गुणा करना। 1 बटे अचर राशि को ढक लिए, तो 3 गुणे -1, तिरछा तिरछी ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे करेंगे। 3 गुणे -1, चलिए 3 गुणे -1 माइनस, है माइनस तो फार्मूला से लिख रहा है, 4 गुणे 1। कोई दिक्कत? चलिए अब इसी को कैलकुलेट करके थोड़ा सा आगे बढ़िए। चलिए, x बटे 4 एकम 4 माइनस है तो -4। देखिए, माइनस गुणे माइनस प्लस, आ प्लस गुणे माइनस माइनस, 10 एकम 10, कोई दिक्कत? बराबर y बटे तो 10 एकम 10 माइनस है तो -10, अब माइनस गुणे माइनस जी प्लस, समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो प्लस होता है और समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो माइनस होता है। तो समान चिन्ह का गुणा हो रहा है ना, तो हमेशा प्लस होगा। 3 एकम 3, प्लस यहाँ लिख दिए हैं, बराबर 1 बटे 3 एकम 3 माइनस है तो -3 माइनस 4 एकम 4। नहीं, पहले कैलकुलेशन करके आप आगे बढ़ जाइए, लास्ट कैलकुलेशन पे पहुंच जाइए। उसके बाद एक बार इसको लीजिए, x का मान निकल जाएगा, फिर इसको लीजिए, y का मान निकल जाएगा, ठीक ना। x बटे -4 आ -10 -14, नहीं, अरे माइनस मन होता है कर्ज, 4 रुपये कर्ज, 10 रुपये कर्ज, 14 रुपये कर्ज ना होगा। माइनस मन होता है ऋण या कर्ज। आपने 4 रुपये एक दूसरे व्यक्ति से कर्ज लिए हैं, 10 रुपये आप किसी और से कर्ज लिए हैं, तो आप सोचिएगा हमारे पास कर्जा कितना हुआ। तो 4 रुपया कर्जा, 10 रुपया कर्जा, 14 रुपया कर्जा होगा ना। तो -4 -10 -14, वही बात। 3 में से 10 घटेगा, हो 3 में से 10 घटेगा -7, -3 -4 -7, माने 3 रुपया कर्जा, 4 रुपया कर्जा, तो 7 रुपया कर्जे ना होगा। चलिए अब लास्ट कैलकुलेशन पे हम पहुंच गए। अब एक बार इसको और इसको लेंगे तो x का मान निकलेगा, फिर इसको और इसको लेंगे तो y का मान निकलेगा। ध्यान दीजिएगा। अब x बटे -14 बराबर 1 बटे -7। चलिए तिरछा तिरछी गुणा, -7 गुणे x आपका -7x बराबर -14 एकम -14, तो x बराबर -14 बटे -7 कट के आ गया 2। ध्यान दीजिएगा, -7 x के साथ गुणा के रूप में है, -7 उधर जाएगा, भागा में होगा, बट्टा में होगा, ठीक ना। तो -7 देखिएगा, -7 गुणे x, तब ना जाके -7x हुआ है। तो x के साथ -7 गुणा के रूप में है ना, उधर जाएगा बट्टा में, भाग में हो जाएगा। तो -7 को उधर हम बट्टा में किए, अरे माइनस माइनस तो ऐसे ही कट जाएगा, 7 दूना 14, x का मान कितना आ गया 2।
हमने इसको और इसको लिया ना जी, तो x का मान 2 पाए। फिर हम इसको और इसको लेंगे तो y का मान क्या पाएंगे 1। पुनः y बटे -7 बराबर 1 बटे -7, ठीक है। इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, तो y बराबर क्या मिल गया जी 1 मिल गया ना। यार तिरछा तिरछी गुणा भी कीजिएगा तो फाइनली यही मिलेगा, वैसे भी काट लेते हैं। इसलिए x बराबर 1 और y बराबर x बराबर कितना मिला है वो 2, x का मान हमको मिला है 2 और y का मान क्या मिला 1। यही आपका आंसर हुआ और हमें उम्मीद है आपको वज्र गुणन विधि समझ में आया होगा, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ इसका समापन किया जाता है। और एक चीज़ और, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि 10th क्लास के विद्यार्थियों तक पहुँचे, जो हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि पूरा शैक्षणिक संस्थान बंद है, इसमें मुख्य रूप से परेशानी 10th के विद्यार्थियों को हो रही है। तो उसी क्रम में हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि आप लोग के लिए मैथ के 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए गणित को हम पढ़ा सकें ऑनलाइन, और आप घर बैठे आप इसको पढ़ सकें, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि 10th के विद्यार्थियों तक पहुँचे, उनकी एक छोटी सी सहयोग हो पाए। तो धन्यवाद।